नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। टिकट कटने के बाद से सांसद के समर्थकों में भारी आक्रोश। कहा, किसी भी दल से लड़े चुनाव मिलेगी जीत। सांसद के साथ बैठक कर बनाई रणनीति। महिला की संदेहास्पद मौत, मायके वालों ने पति पर लगाया हत्या करने का आरोप। जांच में जुटी पुलिस। और धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया रंगों का त्योहार, खूब मची धूम। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के कांटी थाना क्षेत्र के कलवारी में एक महिला की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। उसकी पहचान अशोक मांझी की पत्नी रेणु देवी के रूप में हुई है। महिला के घर वालों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाया है और आई थाना क्षेत्र निवासी मृतका के चाचा मिथिलेश मांझी ने कांटी थाना में दहेज नहीं देने के कारण अपने भतीजी की हत्या करने का आरोप अपने दामाद पर लगाया है। चाचा ने बताया कि उसकी भतीजी की शादी 3 वर्ष पूर्व कांटी के कलवारी निवासी अशोक मांझी के साथ हुई थी। शुरू से ही दहेज के लिए उसे ससुराल में प्रताड़ित किया जाता रहा। मंगलवार को उसकी मौत की जानकारी कलवारी के कुछ ग्रामीणों से मिली। कांटी पहुंचे तो भतीजे का शव आंगन में पड़ा मिला। कांटी पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल भेज दिया है। इस मामले में कांटी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपित पति अशोक मांझी को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। जो हुआ, जो गांव वाला मतलब पहले उसको मार दिया ना। हाँ। गांव वाला बोला कि आपका लड़की का खत्म कर दिया। हाँ। तो इसी बात पर हम लोग मतलब कि बेटी वाला कहा कि चलिए मतलब 5-10 आदमी से हम लोग आए तो देखे मतलब कि जो हुआ पर मतलब कि जो अंगना में रखा हुआ लाश के मतलब मार करके रखा हुआ। उसका पत्नी जो होता है कुटुम्ब जो हुआ बजिया करके वो बैठा हुआ था। इतने में हम लोग आ गए, प्रशासन भी आ गए। प्रशासन के सामने में प्रशासन भी मतलब देखा, कहा इसको कपड़ा खोलिए मुँह पर के। तो हम लोग कपड़ा खोले, खोल करके प्रशासन कहा कि गाड़ी में ला दिए। गाड़ी में ला दी। उसके बाद आगे बात हम लोग का पता नहीं लगा। मतलब आप गए तो मृत्यु था? हाँ, मृत्यु था। कब शादी किए थे लड़की के? शादी 3 साल हो गया। 3 साल। बालो बच्चा था? हाँ, बाल बच्चा हुआ, लेकिन बालो बच्चा मतलब छठियार के दिन गुजर गया। छठियारे के दिन गुजर गया। कहाँ शादी किए थे? कलवारी। कलवारी किससे किए थे? किसके घर में किए थे? वो है अति के नाम, लड़का को अशोक नाम है। क्या नाम है लड़का के जिसे शादी किए थे? अशोक मांझी। वहीं शादी किए थे कलवारी। तो आपको क्या लगता है हत्या हुई है उसका? हाँ, गर्दन चाप के उसको मार दिया गया है। उसको काला इस पर दाग है, गर्दन में दाग है, इसकी पर भी दाग है। काहे ला हत्या हुआ है, क्या कारण से? कारण से हुआ कि होली के टाइम में वो 4000 किसी से लिया। हाँ। तो 4000 जो लिया ना। हाँ। तो मांगने गया पैसा 4000 वाला। हाँ। तो हमारा भतीजी बोला कि पैसा मतलब मांगने आया है, उसको 4000 रुपया दीजिए। हाँ। इसी में मतलब कि जो खाता पिता आदमी था। हाँ। इसी में मतलब उसको मर्डर कर दिया चाकू के। मतलब उसका पतिये मार दिया है? हाँ, उसको पतिये मार दिया। मुजफ्फरपुर के मनियारी थाना क्षेत्र में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक पुलिस का स्टिकर लगे कार ने एक दूसरे कार को जबरदस्त टक्कर मारकर फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने उस कार का पीछा कर पकड़ लिया। आक्रोशित लोगों ने कार को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। मौके का फायदा उठाकर कार सवार सभी युवक भागने में सफल रहे।
घटना मनियारी थाना क्षेत्र काजीइंडा चौक का है। लोगों की माने तो कार में बैठे युवक नशे में थे। मधौल स्टोन भट्टा के पास गाड़ी को छोड़कर फरार हो गए। सूचना मिलते मनियारी थाने में कार्यरत एसटीएफ प्रभारी अभिषेक कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और कार को जब्त कर लिया। पुलिस ने बताया कि आवेदन पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। कल संध्या में ग्रामीणों द्वारा फोन पर सूचना दी गई कि एक कार धक्का मार के भाग रहा है और दूसरे कार वाला उसका पीछा किए और मधौल के ग्रामीणों द्वारा कार को पकड़ के क्षतिग्रस्त कर दिया गया। उसके बाद थाना को फ़ोन किया गया। जैसे ही थाना को लोग फ़ोन किए तो गश्ती गाड़ी भिजवा के जांच कराया गया और जांच चल रही है। क्या कुछ लगता है, कुछ सामने कोई बात आई है? अभी तक तो कुछ बातें सामने नहीं आई है, फिर भी जांच कराया जा रहा है हर तरह के एंगल से, क्योंकि दोनों लोग ही ग्रामीण हैं और दोनों तरफ से आवेदन अप्राप्त है। आवेदन आने पर आगे की कार्रवाई की। बेलारूस में भारत के राजदूत आलोक रंजन झा के अपने खास चचेरे भाई रवि कुमार झा का मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली पहुंच गया है। विदित हो कि पूर्वी चंपारण जिले के कुंडवा चैनपुर थाना के तेलहारा कला गांव के निवासी विनोदानंद झा के पुत्र रवि कुमार झा, जो पेशे से इंजीनियर है, जिन्हें चेन्नई के एक कंपनी ने काम के लिए बुलाया था और ट्रेनिंग करवाया। ट्रेनिंग के बाद उन्हें सेल्समैन का काम दिया गया, लेकिन वे उस कंपनी में नौकरी नहीं किए। तब वे अपने घर लौटने के लिए चेन्नई के एक होटल में रुक गए। होटल वालों ने परिजनों को फोन किया और पैसों की मांग की। तब परिजन चेन्नई के उस होटल में पहुंचे जहां उक्त होटल वाले ने रवि के परिजनों से पैसे की उगाही तो कर लिया, लेकिन कोई जानकारी नहीं दी। परिजनों को शंका हुई, तब उन्होंने स्थानीय पुलिस को सूचना दी। स्थानीय पुलिस ने परिजनों को डांट फटकार कर भगा दिया। तब परिजन वहां से सीधे घर आए और मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा से संपर्क स्थापित किया और उन्होंने मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा के माध्यम से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली व तमिलनाडु राज्य मानवाधिकार आयोग चेन्नई में 2 अलग-अलग याचिका दायर की और मामले की पूरी जानकारी राष्ट्रपति सचिवालय नई दिल्ली को दी गई। अधिवक्ता एसके झा ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह मामला मानव तस्करी का प्रतीत होता है। मामला काफी गंभीर है। रवि को सुरक्षित एवं सकुशल बरामदगी हो सके, इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। जनवरी में गया रवि कुमार, मतलब अपने काम के लिए इंजीनियरिंग पास है लड़का, चेन्नई गया यहाँ से अपने रोजी रोटी के धुन में, अपने नौकरी के धुन में, लेकिन वहाँ कंपनी में काम किया। उसके बाद ट्रेनिंग में गया। उसके बाद ट्रेनिंग के आने के बाद उसको सेल्समैन में कहा तो नहीं काम किया और उसके बाद एक होटल में गया। वहाँ से वो 5/3/2024 के वो गायब है। उसी जगह से अभी तक उसका कोई सूचना दी कोई? हाँ, वो हम नहीं थे वहाँ गए, लेकिन वो हमारे गांव के 2 लड़का गए थे घर के, एक लड़का के भाई, तो वो लोग इंटरेस्टेड नहीं लिया, तो इसीलिए हम लोग नाम सुने इनका। कौन है आपका? हमारा चचेरा भतीजा। जी, पूरा मामला यह है कि पूर्वी चंपारण जिले के कुंडवा चैनपुर थाना अंतर्गत तेलहारा कला गांव है। उसी गांव में के उस गांव के 2002 के एक टॉपर थे आलोक रंजन झा, जो कि अभी बेलारूस में राजदूत हैं, भारत के राजदूत हैं बेलारूस में। उनका अपना खास चचेरा भाई, जो कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के पश्चात वो चेन्नई के कंपनी में गए हुए थे। वहाँ पर वे ट्रेनिंग वगैरह किए। कंपनी के द्वारा उनको सेल्समैन का काम दिया गया। उस सेल्समैन का काम नहीं किए, उसको छोड़ दिए। उसके बाद में एक होटल में वो रुके अपने घर वापसी के लिए कि अब इसमें रुकते हैं 1-2 दिन, फिर अपना घर वापस निकल जाएंगे। टिकट उकट उनको नहीं मिल रहा था। उसके बाद में होटल वाला इनके घर पर फ़ोन कर दिया और फ़ोन करके इनसे पैसा वगैरह का डिमांड किया। ये लोग यहाँ से जब गए हैं चेन्नई, तो होटल वाला इनसे लाखों रुपए भी ले लिया है इनके परिवार वालों से कि आज मिलवा देते हैं, कल मिलवा देते हैं, यहाँ रखे हैं, वहाँ रखे हैं। ऐसे करते करते उस लड़का को ये लोग गायब कर दिया, होटल वाले लोग। और ये लोग जब नज़दीकी पुलिस थाना में जब कंप्लेन करने के लिए गए तो इन लोगों को वहाँ से डांट फटकार करके भगा दिया गया है। जब इन लोगों ने अपना परिचय दिया कि भाई हमारे परिवार के जो लड़के हैं आलोक रंजन झा, वो बेलारूस में राजदूत हैं भारत के, और
2002 के IAS के टॉपर हैं, तो तमिलनाडु पुलिस ने इन लोगों को डांट फटकार करके भगा दिया। और तब आज ये लोग हमारे पास में आज आए हैं। हमने इसकी पूरी मामले की जानकारी तमिलनाडु कमीशन को, तमिलनाडु की सरकार को, और हमने प्रधानमंत्री कार्यालय को और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में हमने एक रीट फाइल किया है कि, और हमने उसमें डिमांड किया है कि तमिलनाडु के गृह विभाग को और तमिलनाडु के DGP को दिल्ली बुला करके उनसे सख्त पूछताछ की जाए कि उनके स्टेट में ऐसे मामलों में FIR दर्ज क्यों नहीं किया जाता है, और इमीडिएट उसमें FIR दर्ज करके उसकी जांच होनी चाहिए। और हम लोगों को पूरा ये शक है कि वह लड़का को उन लोगों ने मानव तस्करी के किसी गिरोह से उसको बेच दिया है, क्योंकि उसका मोबाइल ट्रेस मैंने एकदम बिल्कुल स्विच ऑफ आ रहा है, ऐसा परिजनों का आरोप है। जी, क्या हुआ आगे, क्या होगा? इसमें नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में एक आध सप्ताह तो समय लग जाएगा नोटिफिकेशन में। नोटिफिकेशन अगर आ जाता है तो उसके बाद में हम लोग फिर आगे उसमें देखेंगे कि नोटिफिकेशन के बाद में हम लोग क्या कर सकते हैं। और इधर बेलारूस में भी परिजन राजदूत साहब से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ युद्ध हो रहा है, इसलिए यहाँ से परिजन कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। रंग, गुलाल और अबीर से एक दूसरे को सराबोर करने की होड़ और होली के गीतों की मस्ती के साथ रंगों का त्योहार होली सोमवार और मंगलवार दोनों दिन पूरे जिले में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। रविवार की शाम होलिका दहन के बाद से ही लोग होली के रंग में डूब गए। सोमवार की सुबह होते होते बुरा न मानो होली है कि गूंज सुनाई देने लगी। क्या अमीर क्या गरीब सभी एक ही रंग में नजर आए। हर तरफ होली की धूम, बच्चे बूढ़े और जवान सभी ने खूब मस्ती की। सोमवार और मंगलवार को पूरे जिले में होली का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। छिटपुट घटनाओं को छोड़ पूरे जिले में होली शांतिपूर्ण रही। कहीं से किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है।
आमतौर पर अंजीर की खेती ऐसी जगह होती है जहां की जलवायु शीतोष्ण और शुष्क होती है। अगर भारत की बात की जाए तो इसकी खेती तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात के अलावा उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में होती है। अब मुजफ्फरपुर में भी इसकी पैदावार शुरू हो गई है। अंजीर के पौधे लगभग 2 साल बाद पैदावार देना शुरू कर देते हैं। इसके 4-5 साल पुराने एक पौधे से 15 किलो के आसपास फल प्राप्त होते हैं। इसमें देखभाल की जरूरत नहीं पड़ती और एक बार पौधा लगा देने के बाद 20 से 25 साल तक पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। मौसम अनुकूल होने के कारण बिहार के मुजफ्फरपुर में भी इसकी खेती शुरू की गई है। मुजफ्फरपुर के एक संगीत शिक्षक और पेशे से प्रगतिशील किसान संजय कुमार ने अंजीर के 30 पौधे लगाए हैं। इसमें फल भी आना शुरू हो गया है। संजय विभिन्न तरह की खेती करने के लिए जाने जाते हैं। इससे पहले वे ड्रैगन फ्रूट की सफल खेती भी कर चुके हैं। अब अपने खेतों में अंजीर लगाए हैं जो कई स्वास्थ्यवर्धक गुणों से भरपूर माना जाता है। संजय ने बताया कि जब वे अपने ननिहाल मानियारी गए थे, वहां से उन्होंने इसकी कलम लाकर गमले में लगाया। उनके नाना महाराष्ट्र से अंजीर का पेड़ लाकर मनियारी में लगाया था। जब उन्होंने इसकी खेती की और ट्रायल के रूप में 2 अलग-अलग वैरायटी के पौधे को लेकर अपने घरों में लगाया, उन पौधों में फल आना शुरू हो गया। इसके बाद 40 पौधे कलम विधि से तैयार कर अपने खेतों में लगवा दिए। इसमें 30 पौधे पूरी तरह सुरक्षित है, उसमें फल भी लग चुके हैं। कलम से पौधा तैयार करने पर एक पौधे की कीमत 10 रुपया पड़ी थी। उन्होंने बताया कि अंजीर का फल ड्राई फ्रूट के रूप में खाया जाता है। बाजार में इसकी अच्छी कीमत मिल जाती है। लगभग 50 वर्षों से बहुत छोटे थे हम जब नाना से हमको ये पौधा मिला था और एक पौधे से हमने कई पौधे बनाए और अब सारे पौधे फल रहे हैं और बहुत अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है। घर में खाने के अलावा हम लोग इष्ट मित्रों को भी बांटते हैं, खिलाते हैं। उनमें भी एक टेस्ट डेवलप होता है कि पका हुआ अंजीर बिना सुखाए हुए खाने का क्या मज़ा है। और निकट भविष्य में है कि अगर लोगों को पसंद आता है तो किसान खेती करके इससे अच्छा कमा भी सकते हैं अपने ही मार्केट में बेच करके। मुजफ्फरपुर की जलवायु के अनुकूल है? मुजफ्फरपुर के जलवायु के बिल्कुल अनुकूल है। काहे कि अनुकूल नहीं होता तो फिर हमारे यहाँ फलता नहीं। यहाँ काफ़ी अच्छे से हो सकता है। लागत कितनी आती है और कितने का मुनाफा हो सकता है? कुछ नहीं, लागत एक पेड़ अगर लग जाए आपका अच्छे से 2-3 साल तक आप उसको पाल लें तो उससे सैकड़ों पौधे बना करके आप खेती कर सकते हैं। तो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। मान लीजिए अगर 25-30 रुपये का भी पौधा आता है, उसके अलावा 5 रुपये की खाद, थोड़ा सा पानी और इसके अलावा कुछ भी नहीं। अभी तक कितने लोगों को आपने अंजीर का पौधा? मैंने 20 से 25 आदमी को दिया है बनाकर कलम के माध्यम से। और सभी इसके ऊपर और सभी जो है सो सबके यहाँ फल रहा है। कुछ लोग गमले में लगाए हुए, मैं भी लगा के रखा हूँ और मेरा गमले में भी फल रहा है। तो आपने रूफ गार्डनिंग में भी इसको लगा करके ताज़ा फल खाया जा सकता है। बहुत अच्छा है। और कच्चा और सूखा, चूँकि ड्राई फ्रूट में आता है अंजीर, तो जी कच्चा भी खाया जा सकता है? बहुत टेस्टी होता है। बल्कि हम लोग तो कच्चा ही खाते हैं पका कर। जब पक गया उसकी खुशबू एक अलग होती है। ड्राई फ्रूट चलिए अच्छी बात है, लेकिन इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। आप ताज़ा खाकर देखेंगे, मज़ा आ जाएगा आपको। कहा जाता है कि मेहनत करने वाले को सफलता पाने से कोई रोक नहीं सकता। ऐसा ही कुछ मुजफ्फरपुर के साहिबगंज स्थित धर्मशाला रोड में रहने वाले शिक्षक सुनील चौधरी की पुत्री खुशी कुमारी ने इंटर परीक्षा में जिले में 3रा स्थान प्राप्त की है। उसने 500 में 449 अंक लाकर साहिबगंज में परचम लहरा दिया। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वैद्यनाथपुर स्कूल की छात्रा खुशी कुमारी ने आर्ट्स में 449 यानी 89.95% अंक प्राप्त किया है।
परिवार में खुशी का माहौल है। पूर्वी चंपारण के सोनरापुर गांव के मूल निवासी सैनगर परिषद साहिबगंज के वार्ड 19 धर्मशाला रोड निवासी शिक्षक सुनील कुमार चौधरी एवं गृहिणी शशि देवी की पुत्री खुशी भविष्य में शिक्षा के क्षेत्र में जाना चाहती है। खुशी कहती है कि इतिहास में उसे रुचि है, टीचिंग क्षेत्र में ही अपना भविष्य बनाना चाहती है। पिता सुनील कुमार चौधरी सोनरपुर उत्क्रमित मध्य विद्यालय में सहायक शिक्षक है। 4 भाई बहनों में खुशी इकलौती बहन है। सभी पढ़ाई कर रहे हैं। स्कूल के प्राचार्य विनोद कुमार और कोचिंग शिक्षक संजय कुमार के मार्गदर्शन में पढ़ाई की। कहा जाता है कि मेहनत करने वाले को सफलता पाने से कोई रोक नहीं सकता है। ऐसा ही साहिबगंज की रहने वाली खुशी कुमारी ने इंटर परीक्षा में कर दिखाई है। इसने इंटर परीक्षा में जिले में 3रे स्थान प्राप्त की है। यही उनका घर है, दिखाएंगे, देख सकते हैं यही उनका घर है। खुशी कुमारी की यही घर है। उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप बताइए कितना नंबर आया है? या 449 नंबर मेरा आया है। आर्ट्स फैकल्टी जी। कितनी खुशी है? मुझे बहुत खुशी है। मुझे इतनी खुशी है कि मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती। माता पिता मिठाई खिलाए हैं कि नहीं? जी खिलाए हैं। कितने घंटे पढ़ाई करते थे दर्शकों के बताएं? मैं कोई लिमिट नहीं है पढ़ाई करने का, कोई घंटा नहीं है। मुझे जब मन करता तब पढ़ने बैठ जाती थी। किस तरह से पढ़ते थे? कोई रूटीन बनाकर पढ़ते थे? नहीं, रूटीन नहीं। मुझे जो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ज़्यादा होता था वो सब्जेक्ट पढ़ा करती थी। फिर उसके बाद जो नहीं आ रहा है उस पर ज़्यादा फोकस करके पढ़ती थी। रिवीजन कुछ ज़्यादा करती थी, सेल्फ स्टडी भी करती थी। बहुत से लोगों का समय होता है स्टूडेंट्स का कि सुबह में भोरा में पढ़ना। जी, मैं कभी कभी सुबह में उठ के पढ़ती थी। आगे क्या बनना चाहते हैं? आगे मैं DLED निकाल कर टीचर बनना चाहती हूँ। उसके आगे फिर प्रोफेसर। टीचर ही बनना क्यों चाहते हैं? क्योंकि मैं बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ। पढ़ाना चाहते हैं जी। पहले आपको उम्मीद थी कि आप जिले में टॉप कर सकते हैं? नहीं, मुझे उतना नहीं था, लेकिन पता था कि अच्छा मार्क्स आएगा। काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। जी। तो जो स्टूडेंट्स अगले वर्ष देंगे 12th के एग्ज़ाम, वैसे लोग जो टॉपर आए उसके लिए कैसे पढ़ाई करें, इसके बारे में बताएं। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि वो अच्छे से मेहनत करें। मेहनत का फल ज़रूर आएगा उनका। वो भी अच्छे अंक लाएंगे। भी स्टडी कर रहे थे या? मैं सेल्फ स्टडी कर रही थी और मेरे एक टीचर थे, वो ही मुझे सपोर्ट कर रहे थे, गाइड कर रहे थे। किस तरह से टीचर्स का मिल रहा था गाइडलाइंस? टीचर मुझे बोला करते थे कि तुम पढ़ो, अच्छे से पढ़ाई करो, क्योंकि तुम्हारा अच्छा मार्क्स आएगा। क्योंकि पढ़ने से कोई भी बच्चे का कम मार्क्स नहीं आता, अच्छे मार्क्स ही आते हैं। इसलिए मैं टीचर के बातों को ध्यान में रखते हुए अच्छे से पढ़ाई करती थी। काफ़ी खुशी है। जी। आइए, उनके पिता जो हैं वो भी टीचर हैं, इनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे। पता क्या कहेंगे, आपकी पुत्री जो है कि जिले में 3रे स्थान प्राप्त की है? बहुत खुशी हो रही है कि मेरी बच्ची जो है जो 3रे स्थान प्राप्त की है। इसमें क्या कहूँगा। मिठाई खिलाए हैं? जी, मिठाई तो जरूर खिलाया गया है। मिठाई खिलाया गया है। काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। जी, पढ़ाई तो है कि संघर्ष जितना ही कीजिए, उतना ही मेहनत कीजिए, उतना ही फल मिलेगा, मीठा फल मिलेगा। आप टीचर हैं? जी। तो आप सुन रहे थे, इनके पिता थे जो सुनील चौधरी नाम है। कैमरा पर्सन अभिनव सुशांत के साथ मैं अमन भारती, साहिबगंज, मुजफ्फरपुर। भाजपा ने मुजफ्फरपुर के वर्तमान सांसद अजय निषाद का टिकट काट दिया है और उनकी जगह डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद को टिकट देने की घोषणा की है। वर्तमान घोषित उम्मीदवार 2019 के चुनाव में VIP पार्टी से उम्मीदवार थे और भाजपा सांसद अजय निषाद ने उन्हें 4 लाख से अधिक मतों से चुनाव हराया था। मुजफ्फरपुर के वर्तमान सांसद अजय निषाद के प्रयास से ही राजभूषण चौधरी निषाद को भाजपा में शामिल कराया गया था। भाजपा के कुछ बड़े चेहरों को पार्टी का यह निर्णय अच्छा नहीं लगा है। राजभूषण चौधरी निषाद कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे तो मंच पर भाजपा की बेबी कुमारी, विधायक केदार प्रसाद गुप्ता, रामसूरत राय, जिला अध्यक्ष रंजन कुमार तो मंच पर मौजूद रहे, पर बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष रागनी रानी सहित कई मंडल अध्यक्ष और प्रमुख चेहरे नदारद दिखे। भाजपा उम्मीदवार ने खुद को स्थानीय नहीं होने पर कहा कि जब मुजफ्फरपुर की जनता जॉर्ज फर्नांडिस को अपना नेता बना सकती है, तब मुझे क्यों नहीं। मेरा तो मुजफ्फरपुर में व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी है। इधर भाजपा जिला अध्यक्ष रंजन कुमार ने कहा कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने इनके उम्मीदवारी की घोषणा की है। जब से इनके नाम की घोषणा हुई है, ये लगातार इलाके में घूम रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में 4 लाख से जीत हासिल हुई थी, इस बार 5 लाख से अधिक मतों से जीत हासिल करेंगे। बायोडाटा में
एक्चुअली मेरा वहाँ बहुत बड़ा प्रतिष्ठान है, त्रिनेत्र फ्लावर मिल है, और उसी कैंपस में मैंने आवास भी बनाया है। तो ये दिखाने की बात नहीं है, मैं वहाँ वस्तुतः सही में रहता हूँ और ऐसा कुछ नहीं है। और अगर बाहरी की बात होती तब पर भी यहाँ के लोगों का दिल इतना बड़ा है, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हमारे सरदार जॉर्ज साहब बिहार से बाहर के थे और जेल में रहते हुए यहाँ के लोगों ने अपार बहुमत से उनको जिताने का काम किया। तो काम कौन कर सकता है, इस बात की बात यहाँ की जनता करती है, ना कि कहाँ के लोग। मेरा सवाल आप नहीं करिए, जल्दीबाजी में बायोडाटा तैयार किया गया था, या अगर आप वहाँ पे रहते तो आपको पता रहता कि ये सकड़ा नहीं मुरौल। पिलखी जो है वो सकरा प्रखंड में नहीं है, वो मुरौल प्रखंड में है, जबकि आपका बायोडाटा में उसको सकरा प्रखंड लिखा गया है। देखिए, वहाँ मेरा रहना होता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें कभी कभी प्रिंटिंग मिस्टेक भी होता है। अरे 2 लाख मतदाताओं ने आपको इससे पूर्व वोट किया था, उन्होंने तो 5 साल खुद को ठगा हुआ महसूस किया, क्योंकि आप उनसे फिर दोबारा मिलेंगे। नहीं, लगातार हम रहे बीच में। एक्चुअली बीच में 2 साल 2.5 साल तो 3 साल तो कोरोना खा गया। कोरोना में एक जो कोई भी सम्मानित नागरिक है, उसका ये दायित्व है कि सरकार के नॉर्म्स को पालन करे, और हम लोग तो नॉर्म्स को फॉलो करने वाले लोग हैं। उस समय लोगों का मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड था, तो हम लोग उस समय मूवमेंट नहीं किए। उसके बाद से लगातार, कोरोना के बाद से लगातार हैं हम, चमकी बुखार में आते रहे हैं बहुत बार। जब भी कोई समस्याएं हुई है उसमें हम बराबर मूवमेंट मेरा रहा है। और चूँकि लोकसभा क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, तो एक इंड में आप जाएंगे तो दूसरे इंड के लोगों को पता ही नहीं चलेगा। इस बात को लेकर के उसमें कहीं से कोई किंतु परंतु नहीं है, क्योंकि लोग मोदी की गारंटी को समझते हैं, और ये चुनाव यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथ को मजबूत करने का चुनाव है। ये भारत का भविष्य का चुनाव है। इसलिए योजनाएं कब होंगी सर? मेरी जो कार्य योजना होगी, मुजफ्फरपुर का सर्वांगीण विकास करना, चाहे वो पुल पुलिया के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, या बेला इंडस्ट्रियल एरिया का क्षेत्र हो, उसका डेवलपमेंट करना। मुजफ्फरपुर की तमाम जो समस्याएं हैं उसका समाधान करना मेरा प्राथमिकता रहेगा। जो 10 वर्षों में नहीं हुआ उसको आप कर पाते हैं? देखिए, ऐसा नहीं है कि 10 वर्षों में नहीं हुआ है। आप पुल आज भी है, IDPL बेला चालू नहीं हुआ, ठीक है। बेला औद्योगिक क्षेत्र जो है वो जो हर साल जल जमाव से जूझता है, उसके कोई निदान नहीं निकला। नई फैक्ट्रियाँ कोई बड़ा जो खुले, वो मुजफ्फरपुर संसदीय क्षेत्र में नहीं खुला। अब चर्चा भी कीजिएगा तो वो मोतीपुर चीनी मिल की ज़मीन में, वैशाली में खुला। तो मुजफ्फरपुर में तो बटलर था, वो भी ख़त्म हो गया, दूरदर्शन था, वो भी ख़त्म हो रहा है। मतलब जॉर्ज ने जो मुजफ्फरपुर को दिया वो तो मतलब पिछले 25 सालों में कभी एक एक होकर बंद हो रहा है। सारे फिर से जीर्णोद्धार होंगे, और निश्चित रूप से आपको 1 से 2 साल में आपको डिफरेंस पता चलने लगेगा, अंतर पता लगने लगेगा कि ऐसा काम हो सकता था। और जहाँ तक हमारे पूर्व के सांसद महोदय का काम की बात है, तो उन्होंने बहुत प्रयास किया, बहुत अच्छा काम किया है। अभी जो है आप देख सकते हैं कि जो एक समय था जो यहाँ से पटना जाने में लगभग 4 से 5 घंटा समय लगता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी तो आज आप 1 से 1.5 घंटा में पटना पहुँच सकते हैं। तो विकास की धारा जो है कैपिटल टाउन से अब आपके डिस्ट्रिक्ट टाउन तक आया है। इससे आगे बढ़ाने की बात हो रही है, बढ़ रहा है। अभी 4 लेन आप कटरा की ओर जाकर देखिए, पुल पुलिया बन रहा है। तो जो 70 साल में विकास नहीं हुआ, मोदी जी का 10 साल और हमारे सरदार अटल जी का जो कालखंड रहा है, आप उसमें देखेंगे तो रोड के क्षेत्र में, यातायात के क्षेत्र में कितना आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। आप कल्पना करिए कि अगर सरदार अटल जी का चतुर्भुज योजना नहीं लागू होता, आज 4 लेन का जाल नहीं बिछा होता, तो आज यहाँ से पटना जाने में आपको क्या समस्या झेलना पड़ता। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा जो बिहार के 17 सीट पर उम्मीदवार की घोषणा की गई थी, उसमें मुजफ्फरपुर से इस बार श्री राजभूषण चौधरी जी को यहाँ का उम्मीदवार हमारे नेतृत्व के द्वारा घोषित किया गया है। भारतीय जनता पार्टी अपने नेतृत्व के निर्देशानुसार
जब से इनकी घोषणा हुई है उम्मीदवारी की, पिछले 3 दिनों से ये लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं, सभी लोगों से मुलाकात करने का, विधायक, हमारे पूर्व विधायक, जो भी वरिष्ठ लोग हैं, पुराने लोग हैं, उनसे ये घर जाकर मिलने का काम कर रहे हैं। इसी क्रम में आज जिला के पदाधिकारी, मोर्चा, प्रकोष्ठ और मंडल अध्यक्ष और मंडल के प्रभारी और विधानसभा के प्रभारियों के साथ इनकी एक बैठक थी। इस बैठक में सभी ने इनकी उम्मीदवारी का स्वागत किया है और सभी लोगों ने आश्वस्त किया है कि हम लोग पूरी मजबूती के साथ इस चुनाव में जाएंगे और जो पहले से मुजफ्फरपुर लोकसभा का परिणाम 4 लाख पार का था, इस बार 5 लाख पार के प्रण को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज इस कार्यालय से अपने अपने क्षेत्र में गए हैं और आगे आने वाले दिनों में हम लोग बूथ स्तर तक के हम अपने बूथ की कमेटी के साथ बैठक करने जा रहे हैं, अपनी मजबूती को और सुदृढ़ करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 365 दिन काम करने वाली पार्टी है। हम लोग संगठन के लिए 365 दिन काम करते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि चुनाव पर हम बूथ कमेटी का गठन और बूथ अध्यक्ष का गठन करते हैं। हमारा पूर्व से बूथ कमेटी भी गठित है, बूथ अध्यक्ष भी गठित है, शक्ति केंद्र पंचायत जिसको आप लोग जानते हैं वो सब गठित है। बस सबको क्रियान्वित कर देने का काम है और निश्चित तौर पर आज के इस बैठक में हमारे विधायक, हमारे मंत्री, हमारे पूर्व विधायक सभी लोग यहाँ उपस्थित थे और सभी लोग ने पूरे जोश के साथ यहाँ पर इनको आश्वस्त किया है कि आपकी जीत इस बार 5 लाख से अधिक की जीत होगी। और मैं भी जिला अध्यक्ष होने के नाते इनको आश्वस्त करता हूँ कि पूरी जिला जी जान लगा देगी इनकी जीत के लिए और जीत में कोई शक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा नारा है कि अब की बार 400 पार, वो 400 पार में मुजफ्फरपुर लोकसभा और वैशाली लोकसभा जो हमारा एक है, दोनों एक कड़ी होगा। उस कड़ी से हम लोग 400 पार करेंगे और इनकी जीत सुनिश्चित है, जीत होगी और भारी जीत। कहीं ना कहीं मुजफ्फरपुर में फेल हुई इसलिए प्रत्याशी को बदला गया। ऐसी नहीं है, प्रत्याशी बदलना कोई ये नहीं कि फेल होने से ही का प्रत्याशी बदला जाता है। हमारे पूर्व के प्रत्याशी को कोई बड़ी जवाबदेही, कोई बड़ी भूमिका में उनको उतारने की हमारी पार्टी की योजना है, इसलिए इस स्थान पर इनको उम्मीदवार बनाया गया है। हमारे जो सांसद हैं, अभी वर्तमान में जो हमारे सांसद हैं, उनको पार्टी उनके लिए कोई बड़ी भूमिका तय करने जा रही है, इसलिए उम्मीदवार बदला गया है। न कि गारंटी, मोदी की गारंटी फेल होने वाली गारंटी नहीं है। अब तो गारंटी का ही मतलब होता है मोदी की गारंटी। पताही हवाई अड्डा शुरू नहीं हुआ, गारंटी तो उन्होंने वहाँ हो जाएगा ना। पताही हवाई अड्डा आगे आने वाले दिनों में चालू होगा। जैसा कि जानते थे कि भारतीय जनता पार्टी पहले यहाँ सरकार में नहीं थी, सरकार में नहीं होने के कारण राज्य सरकार को जो ज़मीन उपलब्ध कराना है वो उपलब्ध नहीं करा पा रही थी, इसलिए पताही हवाई अड्डा चालू नहीं हो रहा था। आगे आने वाले दिनों में हमारे सांसद बनने के बाद हमारे सांसद महोदय का भी ये पहला काम होगा कि ये हवाई अड्डा के लिए होंगे। ज़मीन बिहार सरकार से, अब हम भी बिहार में सरकार में हैं, हमारा भी पहला ये होगा कि हम बिहार सरकार से लगकर हवाई अड्डा को ज़मीन उपलब्ध कराएं ताकि यहाँ से नियमित उड़ान प्रारंभ हो सके। मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र से हैट्रिक लगाने का इंतजार कर रहे सांसद अजय निषाद का टिकट कटने के बाद से उनके समर्थकों में काफ़ी आक्रोश है। बुधवार को कच्ची पक्की स्थित अजय निषाद के आवास पर समर्थकों ने उनके साथ बैठक कर आगामी चुनाव को लेकर चर्चा की। अनुमान लगाया जा रहा है कि महागठबंधन के टिकट पर मुजफ्फरपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। भाजपा के टिकट पर 2014 में वे कांग्रेस प्रत्याशी अखिलेश सिंह को हराया था। 2019 में भाजपा ने एक बार फिर अजय निषाद पर विश्वास जताते हुए उन्हें दोबारा टिकट दिया। इस बार उन्होंने वीआईपी के प्रत्याशी डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद को भारी मतों के अंतर से हराया था। भाजपा ने 2024 में अजय निषाद का टिकट काटकर उसी राजभूषण चौधरी निषाद को सिंबल दे दिया, जिसे अजय निषाद ने 4 लाख से भी ज्यादा मतों के अंतर से हराया था। इन्हीं सब कारणों से उनके समर्थकों में भारी नाराजगी है। टिकट नहीं मिलने के बाद से अजय निषाद नाराज बताए जा रहे हैं। समर्थकों का कहना है कि उनका टिकट काटकर पार्टी आलाकमान ने सही नहीं किया है। वे किसी भी पार्टी से चुनाव मैदान में आते हैं तो उन्हें भारी मतों से जिताने का प्रयास करेंगे। इधर इस मामले पर अजय निषाद ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है।
माननीय सांसद जी के प्रति मेरा विचार है कि वो 4,10,000 वोट से जीत करके आए, उसके बाद भी इनका टिकट काट के जो व्यक्ति हारा उसी को दिया गया और हम लोग को सूचना भी नहीं दिया गया कि आपको टिकट काट दिया जा रहा है, आपको मान सम्मान दिया जाएगा, कहीं से पूछताछ नहीं हुआ। इस स्थिति में हम लोग सांसद महोदय से आग्रह किए हैं कि आरजेडी के ज्वाइन करके आरजेडी के टिकट से बना करके और भारी बहुमत से पिछले साल जीते उससे ज्यादा वोट से जीत करके दिखाएंगे। पिछले बार जितना वोट से जीते हैं माननीय सांसद अजय निषाद जी, उससे दुगुना वोट से इस बार जीतेंगे। और मुजफ्फरपुर लोकसभा की जनता इनके हृदय में बसा के रखे हुआ है और हृदय के बसा के रखने के बाद अब पार वोट से इनको जिताने का काम करेंगे। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।